Today we will read lesson number 1 of social science, the advent and expansion of British power in India. It is written in the book, after the invasion of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflict. अलेक्जेंडर के आने के बाद भारत की जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, वो एक लंबी कहानी है, सागा यानी कहानी ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध और संघर्ष की एक लंबी कहानी है. द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मेनी क्लैंस एंड इन्वेडर्स. इंडिया के जो वास्ट रिसोर्सेज थे, बहुत बड़े बड़े जो रिसोर्सेज थे, साधन, रिसोर्सेज यानी साधन, उसके कारण बाहर के कई लोग भारत में उन्होंने आक्रमण किया. द लेसन इज अबाउट द ब्रिटिश इन इंडिया. तो ब्रिटिशर्स कब आए? तो क्योंकि वो यूरोपियंस थे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप में आते हैं, कॉन्टिनेंट यूरोप में. तो मैनी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन नेशंस हैव कम टू इंडिया. कई यूरोपियन कंट्रीज भारत में आई. सबसे पहले आए पोर्चुगीज, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए ब्रिटिश, उसके बाद कुछ समय तक के लिए आप कह सकते हैं या बहुत छोटे समय के लिए डैनिश पीपल, और उसके बाद लास्ट में आए फ्रेंच. तो मेनली जो थे वो चार लोगों का यहाँ पर हमारी हिस्ट्री में उल्लेख ज्यादा मिलता है. सबसे पहला पोर्चुगीज, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए ब्रिटिश और लास्ट में आए फ्रेंच. लेकिन अल्टीमेटली इन सबको यहाँ भारत से बाहर करके ब्रिटिशर्स ने अपनी संप्रभुता भारत में कायम की. काफी लंबे समय तक उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना के रखा. इसी के ऊपर ये आपका पहला लेसन है, द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर, मुगल शासन की स्थापना के बाद, मुगल शासन की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में. मेनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया. कई यूरोपियन पावर्स भारत में आए. द प्रोमिनेंट, लेकिन विशेषता उनमें से जो आए वो पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच थे. कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज देम फॉर ट्रेड. व्यापार के लिए वो यहां पर आए थे और इसीलिए उनमें आपस में भी युद्ध हुए. अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर पावर. और अल्टीमेटली इसमें सक्सेस मिली ब्रिटिशर्स को, उन्होंने अपनी पावर यहां पर स्थापित की. द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस. भारत के लोगों ने फिर ब्रिटिशर्स के साथ काफी संघर्ष किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, और अल्टीमेटली हमको स्वतंत्रता मिली 1947 में. तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको बुक में दिया हुआ है, द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कब कब आई? तो सबसे पहले जो यूरोपियंस में से सबसे पहले हमारे यहाँ पे आए वो पोर्चुगीज थे. वास्को डी गामा, वो भारत में आया 1498 में कैलीकट में, जो कि वेस्ट कोस्ट में है. फिर उसके बाद डच लोगों ने भी अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जिसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं. वो 1602 में उन्होंने अपनी डच कंपनी बनाई भारत के साथ व्यापार करने के लिए. उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग सेंटर कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए. उनकी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी. और उन्होंने जो मेनली व्यापार किया वो स्पाइसेस यानी कि मसाले, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, राइस यानी चावल, इसमें उन्होंने मेनली व्यापार किया. द मेन डच फैक्ट्री, जो मुख्य डच फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी, जो अभी तमिलनाडु में है. वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स, पगोडा,
जहां पे वो गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के बनाया करते थे, और इन सोने के सिक्कों को पगोड़ा कहा जाता था। उन्होंने ही हमारे यहाँ पर गोल्ड करेंसी भारत में यूज की थी, डच पीपल ने। उसके बाद उनको देखकर ब्रिटिशर्स ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ब्रिटेन के जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, कैपिटलिस्ट, उन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई भारत के साथ व्यापार करने के लिए, जिसको नाम दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई 1600 ईयर में, जिसमें इनको वहां की क्वीन से अधिकार मिला 15 साल की मोनोपोली यानी एकाधिकार व्यापार करने का। उस समय इंडिया में मुगलों के शासक जहांगीर थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, और 1608 में पहली बार एक ब्रिटिश जहाज जिसके कैप्टन हॉकिंस थे वो भारत में आया। उस समय भारत के शासक मुगल शासक जहांगीर थे। फिर चौथे जो प्रोमिनेंट यूरोपियंस यहाँ पे आए वो थे फ्रेंच। उन्होंने भी एक कंपनी बनाई भारत के साथ व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था इंडो ओरिएंटल कंपनी। ये 1664 में फ्रांस में बनी थी, और 1664 में कंपनी बनी, और ये यहां पर पहली बार इन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग सेंटर यानी व्यापारिक केंद्र बनाया भारत में, वो सूरत में बनाया, जो अभी गुजरात में है, 1668 में। तो प्रोमिनेंट 4 यूरोपियंस हमारे यहाँ पे आए, पोर्चुगीज, देन डच, देन ब्रिटिश, और लास्ट में फ्रेंच। अल्टीमेटली इन सबके बीच में आपस में भी युद्ध हुए, व्यापार को लेकर, पॉलिटिकल पावर को लेकर, और अल्टीमेटली सक्सेस मिली ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पतन और ब्रिटिश पावर का भारत में मजबूत होना। द मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। मुगल शासन की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी, और जब अकबर ने इस पर यहाँ शासन किया तब ये मुगल साम्राज्य काफी पॉपुलर भी हुआ और ताकतवर भी हुआ। लेकिन ये अपने आखिरी एम्परर, आखिरी शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल शासन का पतन होता गया। जो औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक थे वो आपस में लड़ने लगे, किसी एक के अंडर में नहीं रहे। इस कारण मुगल शासन का भारत से पतन हुआ, और मुगल एम्पायर के पतन के बाद कई स्टेट्स जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भारतपुर, पुणे से ग्वालियर तक का रीजन अलग अलग लोगों के अंडर में आ गया। जैसे पुणे से ग्वालियर तक का रीजन मराठा लोगों के अंडर में आ गया। हैदराबाद और बंगाल, अवध, यहाँ के जो शासक थे वो निजाम थे। पुणे से ग्वालियर तक मराठाओं का शासन था। मैसूर और कर्नाटक अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। इन लोगों ने मिलकर मुगल शासन के पतन में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसके बाद कुछ बाहर के लोगों का भी आक्रमण हुआ, जैसे नादिर शाह ईरान से यहाँ पर उसने आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का था उसने यहाँ पर आक्रमण किया, और इन सबके आक्रमण के बाद मुगल शासन का बिल्कुल भी यहाँ भारत में पतन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया एंड बिजनेस राइवलरी। The East India Company was formed under a 15-year charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 1600 for trade with India. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में भारत से व्यापार के लिए की गई थी,
और उसको क्वीन एलिजाबेथ ने मोनोपोली दी थी 15 साल तक भारत के साथ व्यापार करने की। द चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी, ये जो चार्टर था मतलब विशेष एक प्रोविजन जो बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस कंपनी को बनाने के लिए, उसमें इस कंपनी को अधिकार दिया गया था टू वेज वॉर, साइन पैक्ट, इनैक्ट लॉज एंड टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली। कंपनी की मोनोपोली के या कंपनी के विरुद्ध में काम करने वाले लोगों को कंपनी उनके साथ युद्ध कर सकती थी, संधि कर सकती थी, कानून बना सकती थी और यहां तक कि पनिशमेंट भी दे सकती थी उन लोगों को जो कंपनी के विरुद्ध काम करें। ऐसी पावर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय एनी मेथड वॉज राइट, किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना सही है ऐसा वो लोग मानते थे। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया बट फेल्ड टू एस्टैब्लिश बिजनेस सेंटर और कॉलोनी इन इंडिया। उन्होंने व्यापार करना शुरू तो किया लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिजनेस सेंटर या फिर कॉलोनी नहीं बना पाए शुरू में। जहांगीर जो उस समय राजा थे उन्होंने परमिशन दी कंपनी को कि आप अपना बिजनेस सेंटर सूरत में खोल सकते हैं। 1613 में उनको ये परमिशन मिली। सर थॉमस रो वॉज सेंट एज एनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट टू इंडिया टू मीट मुगल एम्परर फॉर ट्रेडिंग पर्पज। सर थॉमस रो जहांगीर से मिलने आए यहाँ पर। उन्होंने 1615 से लेकर 1619 तक 4 साल यहाँ पर भारत में गुजारे और उनको जहांगीर से अप्रूवल मिल गया, परमिशन मिल गई कि हमारे यहाँ पर अलग अलग जहां जहां पर मुगल शासन था वहां वहां पर वो लोग व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकते थे। एंड सून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स बिजनेस सेंटर्स एट सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। और जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र ट्रेडिंग सेंटर सूरत में बनाए, आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ये भी गुजरात में ही है। When Emperor Charles II of England was married to Princess Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai in dowry. जब एम्परर चार्ल्स II जो कि इंग्लैंड के थे एम्परर, उनकी शादी प्रिंसेस कैथरीन जो कि पोर्चुगल की थी उनसे हुई 1668 में, दो ब्रिटिशर्स को मुंबई डाउरी में मिला। डाउरी यानी दहेज। पोर्चुगल ने मुंबई को दहेज में ब्रिटिशर्स को दे दिया और फिर मुंबई केम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर जस्ट 10 पाउंड एनुअल रेंट। केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर मुंबई ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर में आ गया। मुंबई वॉज मेड हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर इन 1687 इन प्लेस ऑफ सूरत। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर हेडक्वार्टर सूरत में था, बाद में वो मुंबई में हो गया कन्वर्ट। ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो द कंपनी एस्टैब्लिश बिजनेस सेंटर्स एट मछलीपट्टनम, मद्रास यानी चेन्नई, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना एंड कासिम बाजार। उसके बाद इन सारी जगहों पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बिजनेस सेंटर स्थापित किए। The company made desired benefits in trading in the areas lying between eastern and western coastal areas. इंडिया के जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच के जो एरियाज थे वहां पर भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। द कंपनी बिल्ड फोर्ट्स इन मुंबई एंड कैलकाटा। फोर्ट यानी किले, कंपनी ने अपने किले भी बनाए मुंबई में, कैलकाटा में और अपने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट वहां पर किया। 1717 में ईस्ट इंडिया एक्वायर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज फ्रॉम मुगल एम्परर फर्रुख सियार। ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारी फैसिलिटी यानी सुविधाएं मुगल शासक फर्रुख सियार से मिली। द कंपनी एंड द राइट टू ट्रेड इन बंगाल। कंपनी को अधिकार मिला बंगाल में
व्यापार करने का विदाउट पेइंग टैक्स, बिना टैक्स दिए व्यापार करने का, ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000, केवल 3000 रुपए के सालाना खर्च पर बिना टैक्स दिए कंपनी बंगाल में व्यापार कर सकती थी। ऐसा अधिकार फर्रुख सियार ने दिया था, मुगल शासक फर्रुख सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। द कंपनी वॉज परमिटेड टू हायर एरियाज नियर कैलकाटा, कंपनी को कैलकाटा के किनारे वाले एरियाज किराए पर लेने का अधिकार मिला। द कंपनीज ड्यूज वर वेव्ड ऑफ इन हैदराबाद प्रोविंस, हैदराबाद में कंपनी के जितने भी टैक्स बाकी थे वो माफ कर दिए गए। द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी मुंबई वर इन सर्कुलेशन द एंटायर मुगल एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉइन्स बनाती थी मुंबई में, सारे के सारे मुगल शासित एरियाज में वही सिक्के चलने लगे। Thus the company's business and supremacy increased by leaps and bounds in India. इन सब सुविधाओं के मिलने के बाद मुगल एम्पायर की काफी ताकत कम हुई और ब्रिटिशर्स की काफी ताकत